3 खौफनाक महीने, मासूम बच्चों समेत हजारों मौतें, खरबों का नुकसान, पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को जबरदस्त झटका। अमेरिका ने अपनी शक्ति के गरूर में ईरान के साथ जंग तो शुरू कर दी, लेकिन अब 90 दिनों के कोशिशों के बावजूद ट्रंप अपने आप को फंसा पा रहे हैं, इस युद्ध के दलदल से निकल नहीं पा रहे हैं। जंग तो अमेरिका ने युद्ध के पहले कुछ दिनों में ही हार ली थी। जैसे कि हमने देशभक्त में आपको बार बार यह बात दिखाई है कि कैसे अमेरिका पहले से ही एक लूजर बन गया था। दुनिया तो अब यह तमाशा देख रही है कि क्या ट्रंप अपनी बची खुची इज्जत के साथ जंग से बाहर निकल पाते हैं, ईरान के साथ कोई डील कर पाते हैं। प्लीज प्लीज सर, मेक अ डील। I'll do anything sir। ईश्वर का खेल तो देखो, जो शख्स कुछ हफ्ते पहले टीवी पर आकर कह रहा था कि वो ईरान की नेवी को ध्वस्त कर चुका है, मिसाइल्स को मिट्टी में मिला चुका है और अब ईरान की इनरिच्ड यूरेनियम को बाहर निकाल लेगा, अमेरिका ले जाएगा, वो इंसान आज कैसे भी इस जंग से छुटकारा पाना चाहता है। ट्रंप ने सोचा होगा कि उसके पीछे हटने के इशारे से ईरान खुश हो जाएगा, डील कर लेगा, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद ट्रंप को कोई भी ऐसा डील नहीं मिल पा रहा है जो उसे किसी भी तरीके से विनर दिखा दे, जो किसी भी तरीके के लिए अमेरिका के लिए एक जीत साबित हो जाए। Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. देशभक्त पर भी हमसे पूछा गया कि भाई वॉर अपडेट्स कहां हैं? जब हमने ईरान युद्ध पर इतनी तेज नजर रखी हुई थी तो अब चुप क्यों हो गए? वो इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सर्कस को समझने के लिए, बयानबाजी को डिकोड करने के लिए आपको दिव्य शक्ति चाहिए। मजाक नहीं कर रहा हूं। हमें भी लगा कि हां एपिसोड बनाएंगे, डील होने ही वाली है, ट्रंप व्हाइट हाउस में आ चुका है। फिर हमें लगा नहीं अब तो जरूर होगा, वो अपने बेटे की शादी में नहीं जा रहा है, एपिसोड बनाते डील होने वाली है। फिर हमें लगा नहीं अब तो ट्रंप सिचुएशन रूम में घुस चुका है, अब तो फैसला होकर रहेगा, एपिसोड बनाते। लेकिन स्टॉक मार्केट के साथ खिलवाड़ के सिवाय हमें और कोई कॉन्क्रीट आंसर इतने दिनों से नहीं मिला। एडिटर भी परेशान, संडे को भी ड्यूटी करो, कहीं एपिसोड ना बनाना पड़े। लेकिन अब तो एडिटर छोड़ो, ट्रंप के बर्ताव और उसके ट्वीट से अमेरिकन निगोशिएटर्स खुद परेशान हैं। वो इरानियन साइड को कह रहे हैं कि आप ट्रंप के ट्वीट को सीरियसली मत लो, हमसे डील करो। तो हमने भी काफी वेट किया कि भैया चलिए देर से ही सही, लेकिन आपको पक्की खबर जरूर देंगे। उधर ईरान अपने धुन में चल रहा है, ना डील करने की उसे कोई जल्दी पड़ी है, ना उसे जंग से बाहर निकलना है। उसे पता है कि उसने दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर को उसकी गिरवा से पकड़ कर रखा है और आज नहीं तो कल ट्रंप को उनकी शर्तों को मानना ही पड़ेगा, बिकॉज ही हैज मोर टू लूज। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस भी आने वाले हैं, उसे बस इंतजार करना है। इसीलिए हर बार जब भी अमेरिका से कोई खबर आती है, अनाउंसमेंट आती है, कोई रिपोर्ट आती है, एक्सक्लूसिव ब्रेक आती है कि भैया डील होने ही वाली है, और ऐसा कोई डील जो ईरान के नैरेटिव से थोड़ा भी हटके है, अलग है, अमेरिका के लिए विक्ट्री है, तो ईरान तुरंत उसका खंडन कर देता है, सारे एक्साइटमेंट का पंचर कर देता है। अब तो ईरान की स्टेट मीडिया ने भी डील के आधे अधूरे टर्म्स को लीक करना शुरू कर दिया है। लेकिन ईरान की तरफ से 3 महीने में हमें कभी भी यह अफवाह सुनने को नहीं मिली कि हां भाई डील होने ही वाला है, बस कुछ घंटों की बात है, हस्ताक्षर होने बाकी है। यह सब फजीहत अमेरिका के पत्रकारों से ही हो रहा है, जैसे कि एक्सियोस के बराक रवीद, जिन्होंने अमेरिका के मार्केट्स खुलने से ठीक पहले 25 बार सीज फायर जरूर करवा दी है। मजाक बनकर रह गया है अमेरिकन मीडिया। और इस सब खींचातानी के बीच में ट्रंप और बहाने ढूंढने लगा है। इब्राहिम अकॉर्ड्स को भी बीच में घसीट लिया, ईरान पर कुछ मिसाइल्स भी दाग दिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में यूएस का ऑपरेशन फ्रीडम फिर से चालू कर दिया, लेकिन ईरान अभी भी टस से मस नहीं हो रहा है, आज भी डील साइन नहीं हुआ है। और ना ही हमें 100% पता है कि इस डील अगर हो भी जाता है तो इससे क्या निकलने वाला है, क्योंकि ट्रंप कुछ कह रहा है और कुछ और कर रहा है। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि ट्रंप ने जिन गोल्स को अचीव करने के लिए यह जंग शुरू की थी, अब वो सारी की सारी गोल्स फेल हो चुकी हैं। अब बस वो कैसे भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाकर ईरान से छुटकारा पाना चाहता है, इस चैप्टर को बंद करना चाहता है। लेकिन ट्रंप की मैगा पॉलिटिक्स उन्हें आसानी से इस जंग से बाहर नहीं जाने देगी, क्योंकि उसका हर सपोर्टर, हर मैगा फैन बेस वाला बंदा जानना चाहता है कि अमेरिका को जंग में क्या मिला, और इसका जवाब शायद ट्रंप को अभी तक इस डील में नहीं दिख रहा है। इसीलिए देशभक्त के आज के एपिसोड में यूएस ईरान प्रपोज्ड पीस डील में है क्या, बात अटक कहां रही है, क्या हमें पता है? डील हो भी रही है या नहीं हो रही है? अगर हो रही है तो किसे क्या मिल रहा है? आज अमेरिका ईरान के सामने कटोरा लेकर डील की भीख क्यों मांग रहा है? कौन है ये निगोशिएटर्स? कौन किस पर भारी पड़ रहा है? इतने दिनों से पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? और फाइनली 90 दिनों के बाद इस पूरे घमासान में बिगेस्ट विनर और बिगेस्ट लूजर
कौन है? इस यूएस ईरान मायाजाल में पहले एक बात तो क्लियर कर देते हैं, जिस चीज को लेकर अभी भावतोल चल रहा है वो डील नहीं है, बल्कि एक ड्राफ्ट 60 डे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एक फ्रेमवर्क है, पीस ट्रीटी नहीं है, फाइनल अग्रीमेंट नहीं है। और मई के एंड तक इस फ्रेमवर्क पर भी सहमति नहीं बन पाई है। यह सहमति जरूरी है अगर दुनिया भर में तेल के सप्लाई को नॉर्मलाइज करना है। यह फ्रेमवर्क जरूरी है अगर भारत जैसी इकोनॉमी जो डगमगा रही हैं उन्हें संभलना है। दोनों तरफ से इस ड्राफ्ट एमओयू के बारे में भी अलग अलग इंफॉर्मेशन लीक की गई है, लेकिन मोटा मोटा इस 60 डे सीज फायर एक्सटेंशन में एक बात की गई है कि देखिए पहले हम थोड़ा सीज फायर को बढ़ा लेते हैं और उसके बाद परमानेंट पीस के बारे में देर में बातचीत की जाएगी, क्योंकि अभी तो हो नहीं रही है। हॉर्मुज शिपिंग पर अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए। अब इस पर क्लैरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि अब ईरान कह रहा है टोल नहीं होगा, लेकिन हम मैनेजमेंट फी तो लगा ही सकते हैं। यूएस नेवल ब्लॉकेड को जो ईरान के पोर्ट्स पर है उसे हटाने की बात की गई है, जिससे शिपिंग रिस्टोर की जाए। ईरान के फ्रोजन एसेट्स को रिलीज करने की बात की गई है। ईरान कहता है $12 बिलियन तो कम से कम आप शुरुआत करिए। अमेरिका कहता है देखो पहले न्यूक्लियर डील के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम कुछ रिलीज करेंगे तुम्हारा पैसा। और एक 60 डे विंडो बनाया गया है न्यूक्लियर टॉक्स के लिए कि एनरिच्ड यूरेनियम जो है ईरान के पास उसके साथ क्या किया जाए। साथ ही लेबनान और इजराइल में जो युद्ध चल रहा है उसे खत्म किया जाएगा, लेबनान पर जो अटैक्स किए जा रहे हैं उसे खत्म किया जाएगा। सैंक्शंस रिलीफ की भी बात की गई है जो ईरान के ऊपर लगाया गया है ये 60 डे विंडो पर, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि पहले न्यूक्लियर स्टेप्स लो, हम तुम्हारा सैंक्शंस कम करेंगे। और एक और जो नई खबर आई है कि भैया देखो रेपरेशंस तो ना मिलेगा, पैसा तो अमेरिका ना देगा, लेकिन $300 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात की गई है कि हम तुम्हारे ईरान के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो हम हर्जाना नहीं भर रहे हैं, हम ईरान में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प है कि क्या नहीं है इस बेसिक फ्रेमवर्क पर भी। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को डिसमेंटल करने की कोई बात ही नहीं की गई है। ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को कंट्रोल करने की कोई बात ही नहीं की गई है। कोई परमानेंट न्यूक्लियर कमिटमेंट्स नहीं है इस फ्रेमवर्क में। कुछ भी नहीं है जो ट्रंप ने वॉर के शुरुआत में प्रॉमिस किया था, जिस वजह से वॉर को किया जा रहा है। ट्रंप के इतना सारा फुदकने के बाद ईरान के आईआरजीसी ने सीधा सीधा कह दिया कि न्यूक्लियर इशू तो डिस्कस ही नहीं किया गया है इस स्टेज पर, कोई भी कमिटमेंट नहीं दी गई है हमारे देश की तरफ से। यह वही देश है जिस पर अमेरिका कहता है कि उसका पूरा एरियल कंट्रोल है, पूरा डोमिनेशन है, सब कुछ ध्वस्त कर दिया है अमेरिका ने, लेकिन शर्तें ईरान की तरफ से ही आ रही हैं। और फिर वो डिटेल जो हर अमेरिकन को पूछना चाहिए, ईरान की स्टेट मीडिया फार्स ने भी रिपोर्ट किया है कि अमेरिकन नेगोशिएटर्स खुद ईरान को बैक चैनल मैसेजेस भेज रहे हैं। ट्रंप की ट्वीट सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है, उस पर ध्यान मत दो। नेगोशिएटिंग टेबल में अमेरिका का पोजीशन बिल्कुल अलग है। और इस सब के ऊपर ईरान के पार्लियामेंट्री स्पीकर गालिबाफ के कहते हैं कि भैया वो अमेरिका से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, वो बातों के दम पर कोई छूट नहीं मांग रहे, उनकी बातें मिसाइल के दम पर की जा रही हैं, मांगे सामने रखी जा रही हैं। क्योंकि गालिबाफ का कहना है कि कोई भी डील वही जीतता है जो बातों के बाद युद्ध के लिए तैयार रहता है। ईरान जानता है कि ट्रंप एक ही चीज समझता है, रिस्पेक्ट करता है, और वो है शक्ति प्रदर्शन। और अगर शक्ति नहीं तो निगोशिएशन में हार पक्की है। और यह बात आप मानोगे क्योंकि ट्रंप इतने सारे लीडर्स के बारे में उल्टा सीधा बोलता रहता है, इतने सारे देशों के बारे में बोलता रहता है। कभी आपने चाइना के बारे में या चाइना के राष्ट्रपति के बारे में ट्रंप को सुना है कि एक भी अपशब्द इस्तेमाल किया हो ट्रंप ने? बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स पावर। अब सोचो सीज फायर एक्सटेंशन हो जाता है, लेकिन एक्सटेंशन करवाने में इतना बड़ा फाइट है तो फाइनल डील तो आसानी से होने वाली है नहीं। और डील करना इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, दोनों देशों के बीच में विश्वास क्यों नहीं है, उसे भी समझना जरूरी है। क्योंकि इन्हीं परिस्थितियों में ही तो जंग छिड़ जाती है, जब देयर इज नो कॉन्फिडेंस। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान के लिए फ्लाइट लेते हैं। कतर भी चुपचाप से अपना डेलीगेशन तेहरान भेजता है। अमेरिका के 2 की गल्फ पार्टनर्स एक ही कमरे में इरानियन नेगोशिएटर्स के साथ बैठते हैं। उधर वॉशिंगटन में ट्रंप ने डील के चांसेस को सॉलिड 50-50 बताया। मार्केट्स भी काफी खुश हो गए, लोगों में उत्साह। लेकिन जैसा कि हर बार होता है, फुस मीटिंग हाईली प्रोडक्टिव निकलती है लेकिन कोई डील नहीं बाहर आती है। उधर मुनीर अपनी मीटिंग खत्म करके तेहरान से निकलते हैं और इधर यूएस में कुछ ही घंटों के अंदर अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस, नेगोशिएटर्स विटकॉफ, कुशनर, वॉर सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ, सबकी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। ट्रंप फिर 8 गल्फ लीडर्स को एक साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेते हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, बहरीन, सबको एक बात कही गई, ईरान के शर्तों पर डील करना है तो कर लेते हैं, लेकिन इब्राहिम अकॉर्ड्स पर
तुम हस्ताक्षर कर दो। एब्राहम अकॉर्ड्स के तहत ट्रंप सालों से यह कोशिश करते आए हैं कि जो गल्फ देश हैं वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करे, इजराइल को मान्यता दे, इजराइल के साथ रिश्ते बेहतर करे। ट्रंप को लगा कि हार में भी जीत कर वो बाजीगर बन जाएंगे। यह सब होने के बाद ट्रंप नेतन्याहू को अलग से फोन करते हैं। नेतन्याहू को नेगोशिएशन से पूरी तरीके से बाहर रखा गया था बाय द वे, लेकिन फिर भी ट्रंप ने डील अनाउंस करने से पहले उन्हें फोन करके बता दिया कि देखिए मैं आपके लिए भी काम करने की कोशिश कर रहा हूं। फाइनली ट्रंप ट्रुथ सोशल पर आकर पोस्ट करते हैं, एन एग्रीमेंट हैज बीन लार्जली नेगोशिएटेड। लेकिन यह सब पिछले हफ्ते हुआ था, और जैसा कि हम आपको बताते आए हैं पॉलिटिक्स में एक हफ्ते का समय बहुत लंबा होता है। इस हफ्ते की शुरुआत से ही पीस नहीं वॉर के चांसेस ज्यादा दिखने लगे। सोमवार को यूएस ने इरानियन मिसाइल साइट्स और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बोट्स पर स्ट्राइक्स किए, इसे अमेरिका ने सेल्फ डिफेंस बोला। बुधवार रात यूएस ने 4 इरानियन ड्रोन्स गिराए और बंदार अब्बास में ड्रोन कंट्रोल स्टेशन पर स्ट्राइक किया। गुरुवार को ईरान ने कुवैत पर बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दिए। यूएस ट्रेजरी ने उल्टा ईरान पर नए सैंक्शंस भी अनाउंस कर दिए। ईरान ट्रंप ने इस हफ्ते ओमान को भी स्ट्राइक करने की धमकी दे डाली। और फिर आता है फ्राइडे, ट्रंप एक बार फिर से फाइनल डिटर्मिनेशन की बात करने लगे, सिचुएशन रूम में जाने की बात करने लगे कि लगता है अब तो आर या पार होने वाला है, या तो डील होगा या तो युद्ध छिड़ जाएगा। लेकिन फिर कोई नतीजा बाहर नहीं आता है। अब भी बात वहीं की वहीं अटकी पड़ी हुई है। ट्रंप कुछ ट्वीट करते हैं और ईरान के साइड से कुछ और बयानबाजी हो जाती है और बात वहीं की वहीं 0/अंडा पर आ जाती है। भारत में इन द मीन टाइम रुपए का भाव गिरता रहता है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहते हैं। यह सिचुएशन हमारे लिए भी उतना ही ज्यादा रिस्की बनता जा रहा है। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर स्ट्राइक्स करते हैं तो ट्रंप टेलीविजन पर आकर पूरी दुनिया को बताते हैं कि भाई स्पेसिफिक गोल्स हैं इस युद्ध के पीछे। आज ट्रंप के बयानों का हिसाब लेते हैं 90 दिनों के बाद डेटा के साथ। नंबर 1 गोल था regime चेंज करना इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. इस बात में कोई दो राहें नहीं है कि युद्ध के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमीनी के साथ साथ 40 से ज्यादा जो टॉप लीडर्स हैं वो मारे गए थे। लेकिन क्या ईरान में कोई regime चेंज हो पाया? बिल्कुल नहीं। नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमीनी आयतुल्लाह के अपने बेटे हैं, 8 मार्च को अपॉइंट किए गए। इनफैक्ट ईरान में जो कट्टर IRGC है उसका जो कद है, उसका जो होल्ड है वो और भी बढ़ गया है, तो ये तो बैकफायर कर गया। Goal number 2, annihilate the missile and naval capabilities of Iran. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. We are going to annihilate their navy. अमेरिका की अपनी इंटरनल इंटेलिजेंस ये कहती है कि ईरान की टोटल मिसाइल आर्सेनल का सिर्फ 1/3 खर्चा हुआ है या नष्ट हुआ है, बाकी का बाकी टनल्स में है या ऑपरेशनल है। ईरान की मस्कीटो ब्रिगेड ने हॉर्मुज को 3 महीने तक बंद रखा। उसके जवाब में ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च किया गया। अमेरिका का ग्रैंड प्लान जहाज निकालने के लिए 2 महीने में 2 जहाजें निकली, उसके बाद उस प्लान को भी बंद कर दिया गया। और इस हफ्ते भी सीज फायर के दौरान ईरान ड्रोन्स और मिसाइल छोड़े जा रहा है। और ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम था वो तो डील में भी नहीं है, उसे बंद करने की बात ही नहीं की जा रही है। गोल नंबर 3, न्यूक्लियर डस्ट। We need the biggest excavators you can imagine, but we're going to go in together with Iran. We're going to get it, and we're going to take it back home to the USA. Very simple. कहते हैं हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं होती है। ट्रंप के लिए कंफ्यूजन की भी कोई सीमा नहीं है। देखिए उनके कैसे बयान बदलते रहते हैं। 1 अप्रैल को ट्रंप रॉयटर्स को कहते हैं कि यूरेनियम इतनी गहरी दबी हुई है, हमने उसको ऐसा ध्वस्त कर दिया है कि उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब 17 अप्रैल आते आते वो कहते हैं रॉयटर्स को ही कि हम उसको बड़ी मशीनरी लगाकर उसको एक्सकवेट कर लेंगे। फॉक्स न्यूज को भी कहते हैं कि पब्लिक रिलेशंस के लिए जरूरी है कि उसको निकाला जाए। फिर उसको कहा जाता है कि मैं उसको ले लूंगा। एयरफोर्स 1 में इंटरव्यू देते देते कहते हैं कि नहीं, हम उसको निकाल लेंगे, अमेरिका उसको ले लेगा, उसको बाहर निकाला जाएगा, उसको नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अंत में मई के महीने के अंत में ईरान की तरफ से खबर आती है कि ड्राफ्ट में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है, न्यूक्लियर मटेरियल हैंडओवर करने की कोई बात नहीं की गई है। उल्टा वो तो कह रहे हैं कि ट्रंप को मालूम ही नहीं है कि उन्हें चाहिए क्या। तो ईरान का 400 केजी यूरेनियम अभी भी ईरान के पास है और इस यूरेनियम को चाइना शिफ्ट करने की जो बात हो रही है, ट्रंप अपने सोशल मीडिया में जो पोस्ट कर रहे हैं कि कह रहे चाइना इसको डिग कर सकता है हमारे साथ। लेकिन एक बात साफ कर दी गई है ईरान की तरफ से कि हम कुछ हैंडओवर नहीं कर रहे हैं। गोल नंबर 4, नो न्यूक्लियर वेपन्स। And we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message.
they will never have a nuclear weapon. मजे की बात यह है कि ईरान ने खुद 20-30 सालों से कहा है कि उसे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने हैं, लेकिन यह बात अभी तक डील ड्राफ्ट में नहीं दिखी है। डील में बस 30 to 60 डे का विंडो रखा गया है फॉर फ्यूचर टॉक्स। बस ईरान ने ऑफर किया है कि वो एनरिच्ड यूरेनियम 60% से 3.67% तक डाइल्यूट करेगा, वही लेवल बाय द वे जो ओबामा के डील में अलाउड हुआ था, वही डील जिसे ट्रंप ने हॉरिबल कह के 2018 में फाड़ दिया था। फॉर्मर यूएस एम्बेसडर टॉम नाइट्स यही कहते हैं कि इस बार जो निगोशिएशन हो रहा है, जो डील जो ट्रंप को मिलेगा वो ओबामा डील के तरह ही लगेगा, बस उसका नाम बदल दिया जाएगा। ट्रंप इस वॉर में घुसते हैं, $25 बिलियन फूकते हैं, जाने जाती हैं, अमेरिका का स्तर नीचे हो जाता है, अंत में उन्हें ओबामा वाला ही डील मिलने वाला है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात ट्रंप के लिए है नहीं। उससे भी ज्यादा एक शर्मनाक चीज हो सकती है बाय द वे। गोल नंबर 5 हॉर्मुज, जो कि कभी गोल था ही नहीं, एक नया गोल बन गया है, क्योंकि हॉर्मुज का प्रॉब्लम वॉर से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। यह तो अमेरिका की हार की देन है। Our preference is for these straits to be opened to the way they're supposed to be opened, back to the way it was. Anyone can use it, no mines in the water, nobody paying tolls. That's what we have to get back to, and that's the goal here. ईरान के फार्स न्यूज का कहना है कि हॉर्मुज हमेशा ईरान के मैनेजमेंट के अंडर रहेगा और ऐसी कोई क्लॉज की बात नहीं हुई है इस फ्रेमवर्क में जो टोल फ्री पैसेज दे। ईरान ने परमानेंट पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी बना डाली है, जो हमेशा के लिए इस वाटरवे को मैनेज करना चाहता है, और डील के टर्म्स में यह दिखता भी है। ईरान ओमान के साथ जॉइंटली स्ट्रेट को ऑपरेट करने की बात कर रहा है, जिसकी वजह से अब ट्रंप और भी आग बबूला हो रहे हैं, ओमान पर भी आग बरसा रहे हैं। खैर, 5 गोल्स, 5 फेलियर्स, $25 बिलियन का नुकसान, फिर भी अमेरिका आज जंग की शुरुआत से ज्यादा कमजोर दिख रहा है। और उधर ईरान अमेरिका को इसी हालत में अगर रखने में सक्सेसफुल हो जाता है, चाइना पीछे से सपोर्ट करता रहता है, तो दुनिया की जो पावर इक्वेशन है वो हमेशा के लिए बदल जाएगी। हमने पूरा एपिसोड बनाया था कि कैसे ये अमेरिका का जो अस्तित्व है ये खत्म हो रहा है, हमें रियल टाइम पर दिख रहा है। युद्ध के पहले दिनों से ही हमने इस बात पर जोर दिया था कि ईरान की इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन, डेमोक्रेटिक हालत जिस भी तरीके की हो, जितनी भी खराब हो, उसकी शक्ति प्रदर्शन से अमेरिका की जो वर्चस्वता की जो छवि थी उसका देह संस्कार हो गया। आज हमारे सामने दुनिया की पावर डायनामिक्स फंडामेंटली चेंज हो रही है, बदल रही हैं। एक हेविली सैंक्शन्ड देश अमेरिका की फ्रैक्शन बजट, माने 100th बजट आप मान लीजिए, उसके साथ एक मशीनरी है जो यूएस और इजराइल के कंबाइंड अटैक को सिर्फ बर्दाश्त नहीं कर पाई, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में यूएस डिफेंस इक्विपमेंट और बेसेस को तबाह कर पाई, और हर रोज अमेरिका को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान झेलने पर मजबूर किया है ईरान ने। इसके अलावा यूएस स्ट्राइक ग्रुप्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया ईरान ने, और हॉर्मुज पर कब्जा भी जमा लिया। आज दुनिया की सबसे बड़ी नेवी भी 3 महीने से यह स्ट्रेट खुलवा नहीं पाई है, यह छोटी बात नहीं है। इस जंग से रशिया, चाइना, ईरान अलाइनमेंट भी और मजबूत हो गया है। एनालिस्ट कह रहे हैं कि यह एक्सिस एक कॉशियस कोऑर्डिनेशन से एक स्ट्रक्चर्ड अलाइनमेंट बन चुका है। चाइना के बाइडू सैटेलाइट्स ने इरानियन मिसाइल्स को गाइड किया, रशिया के सैटेलाइट्स ने यूएस वॉरशिप्स को ट्रैक किया। इस जंग के साथ इस एक्सिस ने प्रूव कर दिया है दैट वो काम कर सकता है, अमेरिका के वर्चस्वता को चैलेंज कर सकता है। साथ ही साथ इस जंग से बीजिंग में भी एक मैसेज क्लियरली रिसीव हो गया है कि अगर अमेरिका ईरान को नहीं तोड़ पाया, रोक पाया, तो चाइना के अगेंस्ट वो क्या उखाड़ लेगा जब चाइना ताइवान के अगेंस्ट मूव करेगा। वैसे चाइना के जो अगले मूव्स हैं ताइवान के बारे में, उसके बारे में पूरा एपिसोड बनाकर रखा है, देख लीजिएगा। वो अगला ग्लोबल फ्लैश पॉइंट भी बन सकता है। ईरान की पोजीशन आज कितनी स्ट्रांग है ये हमें डील से आ रहे ये जो छोटे मोटे डिटेल्स हैं उससे पता चल रहा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, मिसाइल्स को ऑफ द टेबल कर दिया गया है ड्राफ्ट डील से, हॉर्मुज इरानियन मैनेजमेंट के अंडर आ गया है, डील में शायद फॉर्मलाइज भी हो जाए। $300 बिलियन का वॉर रिपेरेशन तो नहीं, इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। इस्लामिक रजीम ने अमेरिका के सबसे घातक वॉर को तो झेल लिया, सबसे घातक मार को झेल लिया, और अब डोमेस्टिकली भी एक और स्ट्रॉन्ग नैरेटिव मिल गया है। लोग रजीम से तो परेशान थे, लेकिन अमेरिका के सामने सरेंडर करना उससे भी ज्यादा वो बदतर मौत समझते थे, इसीलिए आज वो रजीम के साथ हो लिए। अब कहा जा रहा है कि ईरान से मार खाने के बाद ट्रंप किसी और देश पर अपना गुस्सा निकालने वाले हैं, निशाना बनाने वाले हैं, चाहे वो क्यूबा हो या ग्रीनलैंड हो। भारत के साथ अब ट्रंप के तेवर कैसे होंगे? क्या और वो बिगड़ेगा हमारे ऊपर, या हमसे नम्रता से वो बात करेगा? यह भी देखने वाली चीज है। और जैसे ही कोई
पक्की अमेरिकन मीडिया वाली नहीं, जैसे ही कोई पक्की डील की खबर हमें मिलेगी, साफ डिटेल्स मिलेंगे देशभक्त पर, वो जरूर आपको यहीं मिलेंगे। लेकिन हम अभी भी रुक रुक कर यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकन जर्नलिस्ट जितना फुदक रहे हैं उसको कंसिडरेशन में ना ले, कोई सॉलिड कंफर्मेशन दूसरी तरफ से भी आए, क्योंकि जो पत्ते हैं ना वो तो अभी ईरान के पास ही हैं।